सो इस लेक्चर में क्या डिस्कस करते हैं हम, ये लास्ट में जितने भी मैंने बताए थे आपको, भी क्या थे, वो टैग थे सारे के सारे। वीडियो टैग का भी जरूरत पड़ सकती है, ऑडियो टैग की भी जरूरत पड़, डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट कैसे बना रहे हो। बट अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है अभी, कि आप जितना भी कोड लिख रहे हो, अभी आप जितना भी कोड लिख रहे हो वो मैनेज नहीं हो पा रहा प्रॉपर। जितना भी कोड है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। मैनेज इन द सेंस अलाइन नहीं हो पा रहा, क्योंकि अलाइन जो है आपका कोड वो हो तो रहा है लेकिन प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा। आपको इंचेस में काम करना है, आपको पिक्सल में काम करना है, ये नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो अलाइनमेंट कर रहा है ना, ये अपने तरीके से कर रहा है। अपने तरीके से इन द सेंस, भाई लेफ्ट में जाएगा तो पूरा लेफ्ट में जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट में तो रहे लेकिन थोड़ा सा गैप रहे बीच में, स्टार्ट में, जिसको आप मार्जिन्स बोलते हैं। क्योंकि आपको मैं सिंपली बताऊँ, जैसे मैं एक पेंट ब्रश में डिज़ाइन बनाता हूँ, आप लोगों ने स्कूल में कभी ना कभी ड्राइंग तो की होगी। तो मान लो ये ड्राइंग की शीट है, तो सबसे पहले क्या बताते थे जो ड्राइंग टीचर होते थे, क्या बताते थे कि भाई ऐसे करो जी, साइडों में ना बॉर्डर बना लेते थे ऐसे। क्योंकि एक यहाँ तो ड्राइंग शीट में एक वो होते थे ना, यहाँ तो इस तरीके से ड्राइंग शीट में होता था, वो होल होते थे भाई, यहाँ पे तो नहीं है। तो हम क्या करते थे, चारों तरफ एक बॉर्डर बना लेते थे। ये तो छोड़ो, हम जब एग्जाम शीट में लिखते हैं तो हम भी चारों तरफ एक वो बना लेते हैं। इस एरिया में काम करना है मेरे को। और कई बार ऐसा होता है कि इधर से मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, इधर से गैप थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ऐसे इधर से थोड़ा कम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइल में पेपर लगेगा तो इधर मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए। इस एरिया को क्या कहते हैं, गटर एरिया बोलते हैं, GUTTER, गटर। जब भी आप कभी देखो ना, प्रिंटिंग निकालते हैं जब पेपर्स की, तो इधर थोड़ा मार्जिन रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पंचिंग मशीन से भी तो है, तो ये लेफ्ट में ही है लेकिन थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है। ये प्रोविज़न हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी। सो ये फैसिलिटी कौन देगा हमें? ये फैसिलिटी देगी हमें CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केड का मतलब क्या होता है जी? कास्केडिंग, कास्केड का मतलब क्या हो सकता है? कभी पत्ते खेले होंगे आप लोगों ने, वो बना नहीं देते ऐसे नीचे करके, पहला पत्ता ऊपर, फिर उसके ऊपर एक, वो भी एक एग्जांपल किसका, कास्केड का ही है। स्टेयर टाइप बनती हैं जो चीज़ें इस तरीके से, मत ये भी कास्केड का ही एक, कोई पत्ते लगाते हो या वैसे ही लगाते हो, तो ये भी कास्केड का ही एक एग्जांपल है। कास्केड का मतलब यही हो गया कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, लेयर्स में काम होता है। जहाँ पे आप वहाँ पे कह सकते हैं कि कास्केडिंग हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे गूगल पे भी लिख के देखते हैं व्हाट इज कास्केडिंग, सो आगे ना, फॉल और हैंग डाउन स्पेशली इन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेजेस। सीढ़ियाँ ही आ गई तरीके से ये। और जैसे आप स्टाइल शीट की बात करोगे तो ये लेके यहीं जाएगा आपको। क्योंकि अगर वेब की बात करें अगर, तो जो आपकी जावास्क्रिप्ट CSS है, वो जो कास्केडिंग है वो वेब से ही रिलेटेड करती है। सो जब CSS की बात करते हैं तो ये कितने तरह की होती है, टाइप्स जिसे बोल सकते हैं। कितने टाइप की हो गई? पहली होती है आपकी इंटरनल, फिर आती है आपकी एक्सटर्नल, और एक आती है आपके पास
इनलाइन। एक बात याद रखना, जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं कभी, या जो भी कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगी, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, आउटलाइन। तो आउटलाइन तो होती नहीं है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कौन सा CSS का टाइप नहीं है, तो आउटलाइन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ देते हैं तो ये आउटलाइन। 3 ही होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इन तीनों के मीनिंग क्लियर करते हैं हम सबसे पहले। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो जाता है कई बार इसमें। इंटरनल का मतलब क्या हो गया? इंटरनली मतलब मैं यहां पे अगर एक पेज बनाऊं, pro9.html, और यहां पे ये मेरा HTML का पेज है, और इस पेज को ध्यान से देखो तो एक हेड नाम का टैग भी दिख रहा है आपको। इस हेड टैग के अंदर अगर आप एक स्टाइल नाम का टैग लगा देते हो, तो इसका मतलब आप CSS लिखने वाले हो। CSS जब लिखी जाती है तो स्टाइल नाम के टैग के अंदर ही लिखी जाती है, ये आप बात अपने माइंड में रख लो। अगर आप इस CSS को इस स्टाइल टैग के अंदर लिखते हो, और ये पेज किसका है? HTML का, तो इसका मतलब आप कौन सी CSS लिखने जा रहे हो? इंटरनल। तो डेफिनेशन क्या बन गई? व्हेन वी राइट CSS विद इन HTML पेज अंडर हेड टैग। वैसे कुछ लोग हेड टैग लगाते भी नहीं है, लेकिन लगाना चाहिए, प्रॉपर वे से लिखो। तो मैंने CSS का कोड लिखा HTML पेज के साथ ही, H टैग के अंदर लिख दिया विद इन स्टाइल टैग, विद इन स्टाइल टैग तो होना चाहिए। ये टैग हो या ना हो, ये टैग होना चाहिए। तो एक्सटर्नल क्या बनेगी? कह रहा है जब आपने यहां पे कोड नहीं लिखा, आपने क्या किया? अपनी तरफ से अलग फाइल बना ली। फाइल का नाम कुछ भी दे दो, एक्सटेंशन मस्ट बी CSS, अलग फाइल बना ली। तो कौन सी बन गई है? एक्सटर्नल ना। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हेन वी क्रिएट a file with CSS extension, एक्सटेंशन मतलब जो डॉट के बाद लिखा जा रहा है, दैट इज एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल style.css and attach this file with HTML फाइल, मतलब इस फाइल को आपने HTML फाइल के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, यूजिंग लिंक टैग। मतलब इस फाइल को इस फाइल के साथ जोड़ने के लिए मुझे इस हेड टैग के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? एक लिंक टैग लगाना पड़ेगा, href, हाइपरलिंक रेफरेंस। यहां पे क्या आ जाएगा? CSS। हो गया कोड। और REL मतलब रिलेटेड, रिलेट किससे कर रहा है? ये स्टाइल शीट से। आपको ऐसे करना पड़ेगा। 2 CSS होगी आपके पास, कौन कौन सी? इनलाइन और एक्सटर्नल। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों बोला गया? क्योंकि HTML का कोड यहां नहीं लिखा गया, सिर्फ अटैच तो किया गया, सिर्फ उसको बताया गया पाथ की भाई इस पाथ से डेटा उठा ले। दोनों में से लिखनी कौन सी चाहिए बताओ? इंटरनल कौन सा? एक्सटर्नल। इंटरनल लिख लीजिए, ठीक है। चलो एक आंसर और साथ में दो, क्यों? व्हाट इज द बेनिफिट? क्योंकि सर एक ही फाइल में रहेगा तो उसको रीच करने में फायदा रहेगा, ठीक है। हाँ जी, एक्सटर्नल का क्यों जी? अगर मतलब CSS कोड में ढूंढने हैं तो उसके पहले में एरर का तो कोई लेना देना नहीं है जी इसमें। फायदा क्या है? वो अलग बात है कि एक्सटर्नल लिखनी चाहिए, मैनेजर रहेगा, एक्सटर्नल ही रखना चाहिए। एक तो कोड मैनेजर रहेगा पहले नंबर पे, दूसरा पेज हैवी नहीं होगा। एक ही कोड में सारा। आप जब कोड लिखने जाओगे HTML का, मान लो HTML का कोड हो गया 100 लाइन का, 100 लाइन का कोड आ गया आपका CSS का भी,
तो आपका पेज 200 लाइन का लोड होगा, 200 लाइन लोड करनी पड़ेंगी इसको, ठीक है ना। जबकि होगा क्या कि पेज आपका लोड हो रहा है जब, तो एक्सटर्नल CSS साथ साथ में लोड होगी, किसी सर्वर से हो सकती है, जो भी है, तो लोड बैलेंस भी तो रहेगा। तो हमेशा क्या लिखनी चाहिए, एक्सटर्नल लिखनी चाहिए, ठीक है ना जी। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें इंटरनल भी लिखनी पड़ जाती है। जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तब तो यहीं लिखते हैं हम कोड, बाद में क्या करते हैं, इस कोड को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन राइट वे क्या है कि पहले अलग बना के जो अलग करनी है तो बाद में अलग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या आती है, इन लाइन। इन लाइन थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। ये क्या लिखी जाती है, व्हेन वी राइट CSS विद इन HTML पेज अंडर HTML टैग। मतलब HTML के पेज के अंदर, HTML के टैग के अंदर आपने CSS लिख दी विद HTML के विद स्टाइल एट्रीब्यूट, विद स्टाइल एट्रीब्यूट। वहां तो देखो टैग चल रहे थे, एक्सटर्नल में स्टाइल नाम का टैग नहीं लगता। अगर आपने इनर लिखनी है, इंटरनल लिखनी है, तो स्टाइल नाम का टैग लगेगा ऐसे। ठीक हो गया। जब आप एक्सटर्नल लिख रहे हो फिर आपको HTML के फिर को टैग लगाने की जरूरत नहीं, आप कोडिंग लिखोगे सीधा। लेकिन जब आप इनलाइन लिख रहे हो तो आपको स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। इसके अंदर जो मर्जी कोड लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोड लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं टमाटो दे दिया मैंने, और लुक एट दिस। मतलब तीनों कोड का एक ही है। यहां कोड लिख दिया तब भी बैकग्राउंड वही आ रहा है, लेकिन मैंने तो इसी के अंदर लिख दिया ना कोड। अगर मैं यहां ना लगाऊं, मैं यहां कोड ना लगाऊं तो यहां लगा दूं, मैं क्या दिक्कत है, H1 यहां लगा दूं मैं, पूरे पेज का देना कलर, बॉडी दे दो, बॉडी दे दो, टैग का नाम ही तो लिखना है। लेकिन अभी वो डिस्कशन नहीं कर रहे कि कोड कहाँ लिखना, अभी तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोड जो है वो कहाँ लिखना है, स्टाइल नाम के टैग के अंदर, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। और अगर यही वाला कोड मैं उठा के यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लिखूँ तो यहाँ स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट नहीं लगाना पड़ा, बात वही है। मतलब आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है। पहले नंबर पे तो ये क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर है जी। है तीनों पार्ट किसके हैं, CSS के ही। तो कोड लिखने का कहीं पे भी लिखो, फर्क तो नहीं पड़ा ना कोई, आउटपुट तो वैसे ही आएगी, बट कोड मैनेज करने वाली बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो ये पॉइंट क्या हो गया आपका कि कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है, और तीनों को मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद अगर अलग फाइल बनाए तो उसमें बस मतलब लोकेशन जैसे H1 और उसमें बस जो हमें स्टाइल लगाना वो लगाना, जो भी फाइल का नाम है बस आपको देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। मतलब वो कुछ टैग वगैरह कुछ उसकी वो नहीं, बस वो कोडिंग लिखनी शुरू करो, स्टाइल टैग नहीं आएगा, बस इतना ही है। बस उसमें जैसे H1 को देना है तो H1 को देना तो H1, बॉडी टैग देना तो बॉडी टैग। मतलब ये जैसे ऊपर HTML में देते हैं डॉक टैग वगैरह वो कुछ नहीं आएगा ना, इसमें नहीं आता वो। इस यहाँ से मिल गया ना उसको, मैं तो लिंक दे दिया, वो तो यहाँ लिखा ही हुआ सब कुछ। इतना पॉइंट कुछ समझने वाली। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं जी आज हम। तो जैसे हाँ। इनलाइन वाला है, उससे भी मतलब एक्सटर्नली सही रहेगा ना, उससे नहीं, देखो इनलाइन लिखने का एक बेनिफिट क्या होता है कि पर्टिकुलर लाइन से कि अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ, किसी दूसरी फाइल में पेस्ट कर दूँ,
और रन कर दूं और ये लिंक भी हटा दूं, हटा दिया, और यहाँ कोड भी लिखा हुआ, सारा का सारा कोड जैसा नॉर्मल था वैसा लिखा पड़ा आपके पास। अब ऐसे कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी ले जाओ, CSS का कोड तो साथ ही जाएगा ना। इमेज में इस कोड को कॉपी करके ना मेल कर दूं आपको, बॉडी होती ना उसके भी, वहां पेस्ट कर दूं, तो ये कोड एज इट इज रहेगा, पेज बिल्कुल एज इट इज रहेगा ये वाला, अगर आपको मेल करूं मैं, ठीक है ना। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वैसा नहीं आ पाएगा, तो आपको कोड भी तो साथ में भेजना पड़ा ना। तो एक ये हो सकता है इसमें, ठीक है ना। देखिए एक्सपेरिमेंट करके, मैं यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ अपनी, आई थिंक यहाँ पे लॉगिन, इधर लॉगिन होगा मेरा शायद, यस इधर लॉगिन है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, कंपोज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके मैं अपने आप को ही मेल करके देख लूँ। और इसने तो ऐसे पेस्ट कर लिया। एज HTML की ऑप्शन आती होगी यहाँ पे कहीं, इसमें ना एज HTML की ऑप्शन आती होगी, मेल भेजने का तरीका होगा कोई। जब मेल आती है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कई बार ना वो दिखता है बना हुआ पूरा, तो यहाँ पे तो ये इसने क्या किया होगा, इसको प्रॉपर नहीं किया। इसको ना मेल यहाँ से ऑप्शन होगी कोई ना कोई, फिर एज मेल है कि क्या है, इंडेंटेशन, स्ट्राइक, रिमूव फॉर्मेटिंग, बात बनेगी कि नहीं यहाँ से। इंसर्ट लिंक, फोटो, टैग, इंसर्ट सिग्नेचर, नहीं ऑप्शन दिख नहीं रही मेरे को यहाँ से, बट होना तो ऐसे चाहिए। ये तो लिंक इंसर्ट करने वाली बात हो गई, या फिर यहाँ से किसी फाइल को अपलोड करके देखूँ अगर मैं, तो फाइल को अटैच कर लेगा। बनी नहीं बात यहाँ से जी, क्योंकि ये वाला कोड मैंने लगाया है साथ में, तो ऐसे नहीं जा रहा ये। देखिए यहाँ दोबारा भेज के, संदीप, और ड्राफ्ट में गया ये, मैसेज आ रही है, तो यहाँ से नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं मेल करूँ किसी ऐसे तरीके से कि बिल्कुल कंटेंट, इसके लिए मेरे को अपना कुछ तरीका अलग यूज़ करना पड़ेगा। नोटपैड वगैरह में उसकी फाइल भेज सकते हैं। नहीं, बात वो नहीं आ रही एक्चुअल में। जो इसका कंपोजर है ना, वो नहीं सपोर्ट कर रहा है इसको। जब आप कंपोज कर रहे हो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसका मीनिंग चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं मेल अपने डोमेन से भेजूँ, मतलब अपनी वेबसाइट से भेजूँ, फिर देखेंगे कि इसका कैसा लुक आ रहा है। एज HTML भेजूँ अगर मैं, सर क्या होता है, सिर्फ उसकी वजह से प्लेन टेक्स्ट है ना ये। नहीं, ये अपना ब्राउजर की वजह से नहीं, ब्राउजर की वजह से नहीं है। जो Gmail का ब्राउजर है वो इस डेटा को एज अ टेक्स्ट उठा रहा है, HTML नहीं उठा रहा। तो वो क्या कर रहा है, इनके मीनिंग चेंज कर रहा है। फिर जो स्टाइल टैग हो गया ये इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एज HTML भेजना पड़ेगा। तो उसका एक अलग तरीका यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको लाइन उसके चक्कर में सारा कोड करेगा फिर तो किसमें नहीं, कंपोजर में नहीं चलेगा ये वाला। उसके लिए टेक्निक थोड़ी अलग यूज़ करनी पड़ेगी, मुझे अपने डोमेन से भेजनी पड़ेगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो बिल्कुल सेम नजर आता है, बोल्ड भी आता है। तो अपने डोमेन से भेजूँ अगर आपको SMTP, सिंपल मेल, अपना जो प्रोटोकॉल होता है ना, उससे भेजूँ,
तो ये भी कोड साथ जाएगा, HTML का कोड भी जाएगा, और भेजूँ एज HTML तो आपको बोल्ड भी दिखेगा, इटैलिक भी दिखेगा, एज वेल एज आपको स्टाइल टैग भी दिखेगा, क्योंकि है तो ब्राउज़र भी है ना वो, तो ब्राउज़र अपने आप देख लेगा, तो उसका बना के देखना पड़ेगा फिर। तो फिलहाल के लिए 3 टाइप हो गए आपके पास। इसके अलावा आपके पास क्या आता है, जब HTML को आगे वर्क करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है। टैग क्या है, इसमें 4 तरह के आपके पास सिलेक्टर्स होते हैं। इसी के बेस पे सारी CSS चलनी है जी, सिलेक्टर्स इन CSS। आप ये याद रखो कि जितनी भी CSS है ना, इसके बेस पे चलनी है बस, और कुछ नहीं आएगा आगे। सिलेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, पहला आता है टैग सिलेक्टर, टैग यहां एलिमेंट सिलेक्टर। दूसरा आता है आईडी, मैंने आपको बताया था आईडी यूनिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसकी वजह से, क्योंकि CSS लिखनी है मेरे को उसके ऊपर। एक आता है आपका ठीक हो गया, और एक आता है यूनिवर्सल। देखिए 4 तरह के सिलेक्टर हैं। टैग सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, ये चेक करेगा यहाँ पे जाके कि आप कोड लिखना चाहते हो तो वो किस, मान लो मैं H1 टैग लगा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, और इसको मैं रख देता हूँ, इसको भी मैं वर्ड वाले को किसी टैग के अंदर लिख देता हूँ। मतलब HTML टैग के अंदर भी मैंने क्या किया, एक टैग डाल दिया और रन कर दिया। आउटपुट कैसी आ रही है, अभी तो कॉमन आउटपुट आ रही है। मैं चाहता हूँ अब इस पूरे सिलेक्टर में स्पैन टैग भी आपका टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता है। ये इनलाइन होता है, जो भी डेटा लिखोगे वो एक ही लाइन में रहेगा, इनलाइन में रहेगा। जितना लंबा पैराग्राफ, जितना लंबा पैराग्राफ। मैं आपको एक तरीका थोड़ा बताता हूँ आपको। मैं आप पैराग्राफ टैग लगा रहे हो, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो CSS के साथ ही काम आएंगे। देखो ये टैग हमने ये पहले यूज़ नहीं किए, अब यूज़ करेंगे। हमने 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और रन कर दिया। कैसे आ रहा है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के तीसरा। इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ये पूरा ब्लॉक बनाता है। जब नया लिखोगे तो नया ब्लॉक बनेगा, फिर लिखोगे नया ब्लॉक बनेगा। अब इसी तरीके से मैं क्या लिख देता हूँ, स्पैन लिख देता हूँ। स्पैन लिख दिया, मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2। बहुत इतना क्या फर्क पता चला, इनलाइन है, इसको बोलते हैं इनलाइन। मीनिंग क्लियर हो गया इनलाइन का। तो मैंने इसलिए बीच में क्या लगाया, स्पैन लगाया। अगर मैं पैराग्राफ लगाता तो क्या होता, वो नया ब्लॉक जनरेट करने की कोशिश करता। सो दैट्स वाई मैंने, चलो ये कोड लिखे पड़े हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। बात किसकी कर रहे थे, सिलेक्टर की ना, टैग सिलेक्टर की। तो कह रहा है इस, और CSS कौन सी लिखने वाला हूँ मैं, इंटरनल। तो इंटरनल लगाने से मैंने क्या लगा लिया, स्टाइल टैग। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, H1 करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। करली ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, एक ओपन एक क्लोज, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। तो ये क्या करेगा, इस पूरे पेज में चेक करेगा H1 टैग कहाँ कहाँ है, H1 नाम का एलिमेंट कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अगर ये मिल जाता है तो इसका कलर शुड बी वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया ना। अब देखो जरा, बैकग्राउंड लगाते थे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, खाली कलर लगाते हो तो टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। देखो देखो जहां जहां मिलेगा उस तो एक ही मिल रहा है ना अभी। अगर मान लो एक और होता, अगर एक H1 लगाना हो, ये वर्ड लिख दिया मैंने, इसका भी वर्ड कर दिया। तो फिलहाल तो ये है ना
कि जहाँ जहाँ उसको HTML एलिमेंट टैग मिला या कहीं पे भी उसको H1 टैग मिला तो उसका कलर वो क्या कर देगा, वाइट कर देगा, जहाँ पे भी मिले, जिस कोने में भी मिले। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, कह रहा जहाँ H1 मिले और उसके अंदर स्पैन टैग मिले, चाइल्ड बोलते हैं इसको हम, इसका कलर क्या कर दे, इसका कलर कर दे येलो। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, इसमें कुछ हाइफन वगैरह कुछ लगाएंगे कहाँ जी, H1 और स्पैन के बीच में। नहीं स्पेस दिया ना हमने, हाइफन नहीं लगाना। हाइफन लगाने का मतलब वो पेरेंट है, वो पेरेंट को ढूंढ रहा है। अब इसने क्या देखा, पहले क्या ढूंढेगा, H1 मिल गया उसको H1, क्या इसके अंदर स्पैन है, कहना हाँ है, इसका कलर क्या कर देगा, बन गई ना बात। अब तो इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टर्स का मतलब क्या, सिलेक्ट करना। उसने क्या सिलेक्ट किया, एलिमेंट को सिलेक्ट किया। ठीक हो गया। अब तुम क्या कह रहे थे कि अगर एक ही H1 में लगाना, जैसे 2 H1 है ना इसमें, हाँ, तो एक ही का कलर चेंज करना तो फिर कह रहा तरीका ये है कि आप इसको आईडी दो, फिर आईडी दो, आईडी सिलेक्टर यूज करो। कह रहा आप क्या करो, इसको ना एक आईडी दे दो। आईडी का नाम क्या दोगे, मान लो मैं दे देता हूं, बॉक्सी दे दे, तो आईडी के लिए लगाया जाता है हैश, देन टैग की आईडी, फिर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी आईडी क्या है, ऑक्स, देन हैश, जो भी कोड लिखना चाहते हो आप कोड लिख लो, क्या देना चाहोगे, एक्वा दे दे, हो गया, आईडी दे दो। आईडी तो यूनिक ही होती है। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला जी, इसी के बेस पे आके काम चलने सारे इसके ऊपर मतलब दोनों टाइप लग रही है या मतलब एक ही लग रहा है? हैं। जैसे H1 वाला भी लग रहा है और ये आईडी वाला भी, दोनों चल रहे हैं या एक ही चलेगा? देखो हुआ क्या यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन आपका ये वाला, हुआ क्या, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चेक करो। पहले उसने क्या लगाया होगा, H1 लगाया होगा, इसके ऊपर क्या अप्लाई है, H1 का कलर, इसके ऊपर क्या अप्लाई था, दोनों अप्लाई हैं, लेकिन पुराने पहले वाला क्या कर दिया उसने, लाइन लगा दी ना, पहले उसने H1 ही लगाया था, इसको क्या कर दिया उसने, डिसेबल कर दिया, नया वाला जो है उसने अप्लाई कर दिया। अगर इसके नीचे भी एक और लाइन में मतलब यही डाल दे तो फिर इसे ब्लॉक कर देगा, फिर वो तीसरा कोड उठाएगा। कैसे मतलब, अगर इसके बाद भी हम दोबारा आईडी टैग बॉक्स पे लगा के तीसरा कलर लगा दें, ग्रीन लगा दें, तो मतलब ये पहले व्हाइट को उठाएगा, फिर एक्वा को डिसेबल करेगा, फिर ग्रीन उठाएगा। लेकिन लगाने की जरूरत ही क्या, आईडी तो यूनिक ही होती है ना, उसी के अंदर चेंज कर लोगे आप तो उसी के अंदर ही कर लोगे ना। यानी कि प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी के ऊपर चलता है। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसी ज़्यादा थी, कह रहा आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा उसका कलर अपीयर करेगा। समझ रहे मेरी बात, मान लो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो एरर दिखाएगा, फिर H1 उठाएगा जी, प्रायोरिटी बेस। अगर उसको आईडी मिल गई है तो प्रायोरिटी आईडी की सबसे ज़्यादा होती है, फिलहाल के लिए ज़्यादा आईडी की प्रायोरिटी है। अच्छा, अब मुझे इसका कलर भी, इसका जो कलर कर रहा हूं मैं वही कलर 3 का भी चाहिए, तो क्या करें, कह रहा पहले नंबर पे जहां जहां P टैग नजर आता है, जहां जहां P टैग नजर आता है, मैं इसका कलर क्या कर दूं, कोई और देख लो, कोई ये कर देते हैं, मैं एक कलर कर दूं अगर इसका, मैं इसका कलर, हो गया सबके कलर एक जैसे, हो गया ना। मैं चाहता हूं पहले वाले का और थर्ड वाले का कलर एक जैसा चाहिए मेरे को, तो इसके लिए क्या लगाओ, क्लास बनाओ। क्लास के लिए डॉट लगता है, क्लास के लिए डॉट, देन क्लास का नेम, देन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज।
अब आपको एक बात का ध्यान देना है यहाँ पे, क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि देखते पता चल जाना चाहिए आपको कि क्लास कौन सी है। देखते पता चल जाना चाहिए आपको कि आईडी कौन सी है। सीएसएस में तो कैसे पता चलेगा? हैश लगा हुआ तो आईडी है, डॉट लगा हुआ तो क्लास है, ना डॉट लगा हुआ है ना हैश लगा हुआ है तो ये टैग ही होगा। फिर इट मस्ट बी अ टैग, ये टैग सिलेक्टर ही होगा फिर कोई ना कोई। तो क्लास जो होती है वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है। जैसे मैंने क्लास 1 बना ली, ये इसका कलर दे दिया मैंने वाइट एंड इसका कलर और इसका कलर सेम करना था ना मैंने। अभी देखो क्लास को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अब ये क्लास बना ली ना मैंने, अब जरूरी नहीं है कि इसको यहीं यूज करना है, यहां पे भी कर सकते हो यूज। आईडी यूनिक होती है। वो देखो क्लास में 1 तो नहीं लिखते चल जाएगा, कैसे? क्लास 1 ही लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप नाम तो कुछ भी दे दो, उसमें क्या दिक्कत है, नाम का क्या है। कोई भी अल्फाबेट कोई भी। है जी। क्लास मल्टीपर्पज होती है, क्लास का मतलब रीयूजेबल, क्लास का मतलब रीयूजेबल, क्लास का मतलब रीयूजेबल। इस अच्छा बस डॉट दो सिंबल है बस क्लास को डिफाइन करने के लिए, यहाँ डॉट स्पेस नहीं आएगा उसमें। हाँ बस डॉट 1 लिख देंगे। हाँ तो क्लास का नाम क्या है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या जो भी है, हेडर फुटर कुछ भी दे सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब आपको लगता है कि एक जैसा कलर पैराग्राफ का भी हो सकता है, जब आपको लगता है कि एक जैसा कलर किसी भी टैग का हो सकता है, तो बेटर क्लास बनाओ। जब आपको लगता है कि फिक्स, तो आईडी बनाओ। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कौन सी है सिलेक्टर? क्लास, टैग सिलेक्टर, ये सबसे ज़्यादा यही यूज। अब क्वेश्चन यहाँ पे वैसी कमांड नहीं होती कोई इसमें कि मान लो जैसे कि इवन नंबर्स की चीजें को सब वो मतलब एक कलर कर लें और कर लें, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसी होती हैं चीज़ें इसमें ऐसी भी यार, लेकिन वो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि इवन ओड है कौन सी। फिर अब आप पेज बना रहे हो, उसमें इवन ओड कहाँ चलाओगे आप? वो तो नहीं चला सकते ना। तो क्लास ही में नोट दे दो तो आपको तो अपने तरीके से चलाना पड़ेगा ये वाला। अच्छा जैसे कि अब मैं जहाँ पे मैंने आईडी बना रखी है तो वहाँ पे क्लास भी लगा दूँ, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसकी होगी? आईडी की। आईडी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आता है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखोगे जब आप, तो जहाँ पे आईडी लगाई है मैंने वहाँ देख लो दोनों को डिसेबल किया हुआ है इसने। बट मुझे लगता है कि मेरे को ना क्लास वाली जो है ना वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे चाहिए, तो इन द कंडीशन इसके जगह इंपॉर्टेंट लिख दो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देन इंपॉर्टेंट, हो गया। अब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है? जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मैंने, पॉइंट कर हुआ ये वाला जी। और बाय चांस इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने लिख दी आईडी भी, क्लास भी, और स्टाइल टैग भी लगा दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने ग्रीन। अब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इनलाइन, क्योंकि वो तो उसी का ही पार्ट है ना, तो वो अपने वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देगा ना। तो कई बार ऐसा टेक्निक यूज़ करना पड़ता है हमें कि भाई क्लास भी लगी पड़ी है, वेबसाइट बनी पड़ी है, कलर ही तो चेंज करना है, क्यों इतनी लंबी चौड़ी ढूंढनी क्लास कहाँ है कहाँ नहीं, लिख के ख़त्म कर दो काम। कई बार यूज़ करना पड़ता है हमें इस तरीके का भी। सो पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि आप लोग इसे समझो, क्योंकि ये समझ गए आप चीज़ तो समझो आप काम कर लोगे अब, क्योंकि देख के पता चलना शुरू हो गया अगर आपको क्लास क्या है, आईडी क्या है। एक और है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल अब भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप जब तक कोई एग्जांपल नहीं देखोगे, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, दैट मीन यूनिवर्सल, इसका मतलब कहीं पे भी आप स्टार लगा देते हो, तो स्टार मीन्स ऑल।
फॉर ऑल, कहना जितने भी टैग हैं, जितने आपको आते हैं, जितने पता ही नहीं है, सबकी सेटिंग कॉमन, दैट मीन डिफ़ॉल्ट सेटिंग। जब आपको कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनानी है तो स्टार लगाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी होनी चाहिए हमारे पास, फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है मेरे पास। तो 4 तरह के आपको पता होने चाहिए सिलेक्टर्स होते हैं। पॉइंट क्या होगा ये वाला, सिर्फ थ्योरी वाला लेक्चर यही था ये। इसके बाद एक भी लेक्चर थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें सारा प्रैक्टिकल है। ठीक हो गई ये वाला जी। सो इतना एक बार आप थोड़ा दोबारा गो थ्रू करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब से पढ़ो या यहीं से, इस लेक्चर में यही होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। W3 स्कूल को ओपन करोगे, W3 स्कूल्स को भी ओपन करोगे और यहाँ लिखोगे ना अगर CSS ट्यूटोरियल, सो इंट्रोडक्शन, सिंटेक्स एंड ऑल दैट जाओगे, व्हाट इज, जो बता रहा, कह रहा कैसे पेजेस बन सकते हैं इसमें। सेलेक्टर्स भी वही बताएगा, लाइक दिस वन, P टैग हो गया, दिस वन हो गया, डॉट हो गया, ठीक है ना। ये देखो जरा, यूनिवर्सल भी आ गया, ठीक है ना। ये इसमें एक चीज़ और बता रही, ग्रुपिंग का मतलब H1, H2, P। इसका मतलब क्या हुआ, जो कलर H1 का है वही कलर H2 का भी होना चाहिए और वही कलर, दैट मीन ग्रुपिंग कर दी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो साथ साथ क्लियर होती रहेगी। तो मीनिंग यही है, एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो इस तरीके से हो सकता है।